महामानव बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सभी प्रेरणाशों को नमन करते हुए मंच पर विराजमान कलाकार चाहूँगा कि उनके कार्यक्रम को डिस्टर्ब किया, लेकिन समय और परिस्थिति को देखना, रिसोर्सेस को देखना और जो श्रोतागण है उनकी मजबूरियों को देखना, ये व्यक्ति का और आयोजक गण का ये विशेषाधिकार होता है। तो इसलिए हम क्षमा चाहेंगे बीच में विघ्न फैलाने के लिए। इस समय क्योंकि गांव की खासतौर से हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, कुछ बातें आप लोगों से ज़्यादा करना चाहेंगे। जो लोग बाहर से आए हुए हैं तो उन चीज़ों को अधिकतर जानते हैं, लेकिन जो हमारे गांव के लोग हैं हम चाहेंगे कि वो लोग जो विकास की मुख्य धारा है देश की और समाज की, उस मुख्य धारा से जुड़ें। और निश्चित रूप से शहर में और गांव में बटा हुआ जो देश है, ये माना जाता है कि गांव अभी शहरों से पीछे है। हालांकि जो बड़े से बड़े लोग हैं, अधिकतर उनकी पहली या दूसरी पीढ़ी जो उनके पूर्वज थे गांव से ही निकले थे। गांव का ही देश है भारत, लेकिन फिर भी अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण कहते हैं या औद्योगिकरण कहते हैं, उसके अंदर शामिल हुए बिना, शिक्षा के क्षेत्र में शामिल हुए बिना विकास असंभव है। और खासतौर से वो लोग जो गांव के अंदर पैदा हो रहे हैं, उनकी इच्छा शक्ति, उनका मनोबल बढ़ाना उन लोगों का कर्तव्य है जो लोग गांव की मिट्टी से, यहीं से पढ़ लिख करके यहीं के स्कूल कॉलेज में गए। मुझे आज भी याद है कि मैंने यहीं पर तख्ती बुदका के साथ अपनी शिक्षा शुरू की। यहीं पर मास्टर कचूर मोदी जी, मास्टर गंगाराम जी, जिनके नाम आपने सैकड़ों हजारों बार सुने होंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनको पढ़ाया भी होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि शायद मेरे बाद की पीढ़ी को उन्होंने पढ़ाया होगा, उससे पहले शायद वो नहीं रहे होंगे। तो हमारे बच्चे, हमारे युवा खासतौर से इन चीज़ों पर ध्यान दें जो चीज़ें समाज को दो हिस्सों में बांटती। अगर कोई आदमी आगे बढ़ा है तो क्यों आगे बढ़ा? हम जब छोटे बच्चे थे तो एक बार हमसे कहा कि आपको एक नाटक करना है, उसमें सिकंदर की भूमिका निभानी है। तो निश्चित रूप से जब सिकंदर की भूमिका निभाने की बात हुई तो हमने टीचर से पूछा, सिकंदर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो लोगों ने बताया कि वो सिकंदर जो था विश्व विजेता था, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया था लगभग, इसलिए उसको विश्व विजेता कहते हैं। तो हमारा सीना फक्र से चौड़ा हो गया कि हमको चुना है ना विश्व विजेता के लिए। तो हम अपने आप को क्यों ना जोड़ें कि हम भी दुनिया के अंदर कोई ऐसा काम करेंगे कि दुनिया के अंदर हमारा नाम हो और हमारे माँ बाप, हमारे हमसे जुड़े हुए लोग सब हम पर गर्व करें। जब मैं स्कूल जाने लगा, यहाँ से मुरादाबाद चले गए पिताजी, तो एक कैलेंडर था घर में टंगा हुआ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, और उस कैलेंडर पर बाबा साहब की डिग्रियां लिखी हुई थी। बाबा साहब डॉक्टर बी अम्बेडकर, MA, PhD, DSc, DLED, बार एट लॉ। मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी इसमें सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है? पिताजी ने बताया इसके अंदर सबसे बड़ी डिग्री है DLED। तो मैंने कहा कि पिताजी मैं भी DLED करूंगा। और उन्होंने कहाँ से की थी? उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, विदेशों में जाकर की थी। तो उसी 5-6 साल का मैं बच्चा था, उसी समय मैंने कसम खाई थी कि मैं भी वहां जाकर, ये डिग्री सबसे बड़ी डिग्री है, मैं भी डिग्री लूंगा। और एक दिन ऐसा आया कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री DLED की उपाधि अर्जित की। और एक दिन ऐसा भी आया जहां बाबा साहब पढ़ते थे, उसके 100 साल बाद 2016 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ब्रिटिश की पार्लियामेंट में मैंने जाकर के स्पीच दी।
मेरा और सपना था, पिताजी को देखते थे वर्दी पहने हुए, और जब देखते थे कि बिना वर्दी वाला आदमी और वर्दी वाले आदमी के साथ जो आम जनता का व्यवहार है वो दूसरा हो जाता है। अगर हम अच्छा काम कराना भी चाहते हैं, बना होगा अम्बेडकर से, ठीक है, तो कोई चमत्कार के चक्कर मत पड़ना। ये नहीं कि साहब हम कहीं जाएंगे और किसी का आशीर्वाद मिलेगा, किसी के पैर पकड़ेंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा। पैर पकड़ने से नहीं मिलेगा, किससे मिलेगा? आसमान छू। आसमान छूने का मतलब क्या है? छत से मत पूछ जाना, ठीक है। आसमान छूने का मतलब है ऊंचाइयां जाना, ऊंचाइयों पर जाना, उपलब्धियां करना। हाई स्कूल हो तो इंटर करो, इंटर हो तो बीए करो, बीए करो तो एमए करो, ठीक है। जब मैं पीएचडी करके आया तो मैंने सोचा अब तो बहुत बड़ी डिग्री आ गई मेरे पास। हमारे गुरुजी ने डांटा, बोले चलो पहले डीलिट का फॉर्म भर के आओ तब आना, तब मिठाई लेके आना। तो हम पहले डीलिट का फॉर्म लेके आए, तब गुरुजी ने हमारे मिठाई खाई। डॉक्टर आंदेलाल जी का शिष्य हूं मैं, बहुत बड़े वाइस चांसलर थे। और जब डीलिट कराए तो भी उन्होंने डांटा, बोले ये बताओ कि किताब कौन सी लिखी है। अब मैंने, ये तो जिंदगी का धंधा हो गया, ये तो बहुत परेशान करेंगे जिंदगी भर। लेकिन वो परेशानी एक प्रेरणा थी। मैंने 30-35 किताबें लिखी, लगभग 20 उसमें छप चुकी, ठीक है। तो ये प्रेरणा मिलती है ना कि हमको ऊंचाइयां लेनी है, और वो उससे मेहनत होता है। जिंदगी में बहुत ऐसे पल आएंगे उतार चढ़ाव वाले। मेरा तबादला हो गया चुनाव में, और ये माना गया कि वो सबसे खराब पोस्टिंग है। वहां जाकर के मैंने तय किया कि मैं 5 साल में 5 किताबें लिखूंगा, लेकिन मैंने वहां ज्यादा किताबें लिखी, टारगेट से ज्यादा। और कुंभ के मेले में ड्यूटी लग गई तो वहां एक किताब बुद्धचरण गच्छामि वहां भी लिख डाली। तो जब भी कभी ऐसा आए कि हाँ चैलेंजेस ज्यादा बढ़ गए, उस चैलेंज में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होगी। अगर हम जिले में रहते हैं तो हमारे पास समय कम होता है, हम लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, भाषण नहीं दे सकते। हो सकता है मैं किसी जिले में आज एसएससी पोस्ट हो गया होता, मेरे बैच का ही लड़का कल एसएससी मुरादाबाद हो गया है, अगर उसकी जगह मैं हो गया होता तो यहाँ आ नहीं पाता आपके बीच। हर चीज के अंदर एक अच्छाई छुपी है, और हो सकता है कि मेरा आज का जाना यहाँ के कई बच्चे कल को IAS IPS बने, बहुत एसएसपी बने, वो मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। खैर, आप लोग मेरे संपर्क में भी रहिए, मैं आपसे सीखता भी हूँ, आपको सिखाता भी हूँ। मेरा तो 2 पक्षीय समझौता है लोगों से। मैं पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, सीखता भी हूँ, सिखाता भी हूँ। और मैं धन्यवाद दूंगा रूपराम जी को, देवेंद्र जी को। इन्होंने इतनी अच्छी परंपरा डाली है। हालांकि पिछले साल से थोड़ा सा इस बार लग रहा है कि कम लोग आए हैं, लेकिन अगली साल उन्होंने स्टडी की कि आपको कहीं भी जाना है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, खुद के समय को, खुद के जीवन को आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। कैसे करें उसके ऑर्गेनाइज? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 2 शब्द बताए, सिंसियरिटी और इंटेलेक्ट, गंभीरता और बौद्धिकता। तीसरी चीज जोड़ी, अगर आपको और श्रेष्ठ से भी महान बनना है तो आपको उसके अंदर समाज का जो गतिशील वो है चरित्र, उसमें स्थायी परिवर्तन लाना होगा। अगर महान बनना है तो समाज में बहुत कमियां रहेंगी, वो कमियों को आपको दूर करना है, तब आप श्रेष्ठ बन करके आप महानता की तरफ जाओगे। आपके अंदर इतनी क्षमता आपको पैदा करनी है, आपको 20 स्किल्स पैदा करनी है कि हम आपस में मिलजुल करके काम कैसे करें। 20 स्किल्स का मतलब यह है कि बहुत सी चीजें हम ये जाने कि मेरे भाई को ये बुरा ना लग जाए, मेरे पड़ोसी को बुरा ना लग जाए, मेरे गांव वालों को बुरा ना लग जाए। अभी कई गाने चल रहे थे, उन गानों के अंदर अपना प्रचार तो कम चल रहा था, दूसरे की पुस्तकों के बारे में बात चल रही थी, दूसरे के देशों के बारे में बात चल रही थी। हमारा काम ये नहीं है। बुद्ध का रास्ता, बाबा साहब का रास्ता सीधा रास्ता है, बहुत ऊंचा रास्ता है। किसी का नाम लेकर के तुलना करने की जरूरत नहीं, ना ऐसे गीत गाने की आवश्यकता है तुलना करके, ना किसी को चढ़ाने की आवश्यकता है, ना किसी के धर्म पुस्तक का नाम लेने की आवश्यकता है, ना किसी के आइकॉन के नाम लेने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में अपने पड़ोसी से लड़ते रह गए, अपने
अपने गांव वालों से लड़ते रह गए तो आप दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। आपको अगर यूपीएससी पहुंचना है, आपको संसद पहुंचना है, आपको विदेश जाना है, बड़े बड़े काम करने हैं, ठीक है, तो आपको ये सब झगड़ों से हट करके किसी से अटकना नहीं है, अपनी भाषा ठीक करनी है। सम्राट अशोक के 2 शब्द याद रखना बच्चों, वाक संयम और आत्म परीक्षण। बोलो जरा क्या कहा मैंने? वाक संयम और दूसरा आत्म परीक्षण। अंग्रेजी में कहते हैं रिस्ट्रेंट ऑफ स्पीच। आत्म संयम, वाक संयम और आत्म परीक्षण कहते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन। वाक संयम का मतलब है कि हम जो भी मुंह से निकालें उसमें संयम होना चाहिए, उसके अंदर संयम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे मुंह से किसी की आलोचना हो जाए, किसी को गाली निकल जाए और हम उसमें अटक करके रह जाए, मुकदमा हो जाए हमारे। निश्चित रूप से आप तरक्की के उन रास्तों पर नहीं जा पाएंगे। आप नायक बनना चाहते हो ना जीवन में, हीरो हीरोइन बनना चाहते हो, फिल्म की हीरो हीरोइन नहीं। हीरो कौन होता है? जिसकी बात माने लोग, जिसकी तरफ देखें, जिसका रास्ता पसंद हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे? हमारे सबसे बड़े हीरो, ठीक है। गौतम बुद्ध कौन थे? हमारे सबसे बड़े नायक, सबसे बड़े हीरो, ठीक। ये हीरो कैसे बनते हैं? अपनी काबिलियत बढ़ा करके, क्योंकि अनुभव किया हमने कि उनकी बातें बहुत अच्छी बातें थी। नायक वो बनता है जो पहल करना सीखता है। और जो आदमी ये सोचता है कि मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं किया, मेरे गांव ने कुछ नहीं किया, मेरे देश ने कुछ नहीं किया, मेरे समाज ने कुछ नहीं किया, उसकी स्थिति क्या होती है? वो यही सोचता रहता है, वो खुद कुछ नहीं करता। जबकि नायक क्या सोचता है? नायक ये सोचता है चलो किसी ने कुछ किया नहीं किया, मैं बच्चों के लिए भी करूंगा, माँ बाप के लिए भी करूंगा, गांव के लिए भी करूंगा, समाज और देश के लिए भी करूंगा, क्योंकि मैं नायक हूं। नायक पहल करना जानता है। पहल क्यों? वो सोचता है चलो दूसरा नहीं कर रहा, मैं करूंगा। हम लोगों ने रात को 12 बजे करीब 12 किलोमीटर की दौड़ लगाई। हम लोग ट्रेनिंग में लगभग 100 अधिकारी थे, हमारे साथ और भी विभागों के अधिकारी थे। दौड़ लगा करके आए, लगभग 4 बजे वापस लौटे। हमारे जो अफसर था इंचार्ज, उसने कहा कि अब एक आदमी को संतरी ड्यूटी देनी है सिपाही की तरह 3 घंटे। अब कौन देगा? क्योंकि वहां हाथी बहुत थे, पहाड़ों के बीच था हमारा। कौन आदमी है आप लोगों में से हाथ खड़ा करेगा जिसके अंदर जान बची हो, जो 3 घंटा राइफल लेकर के, रिवॉल्वर लेकर के खड़ा रहेगा? डॉक्टर बीपी अशोक। अब मुझे मालूम था कि कौन कितना ताकतवर है इन 100 लोगों में से। हमने क्योंकि अपना जीवन कुछ पुलिस की वजह से और कुछ गांव में पैदा हुए, आपको भी श्रेय जाता है इस जन्मभूमि को भी कि मजबूत बहुत रहे। हमेशा यही सोचा कि हम किसी से कम क्यों हैं? हम सराय में पैदा हुए हैं भाई, क्यों? सराय में पैदा होना कोई छोटी मोटी बात है क्या? हम किसी से कमजोर हैं? हम किसी से कमजोर नहीं है। हम किसी से दिमाग से कमजोर नहीं है। हम उनसे भी अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, उनसे अच्छा हम शरीर में ताकत है। तो हमने क्या कहा, कोई करे ना करे, हम संतरी ड्यूटी देंगे। 4 बजे से 7 बजे तक खड़े खड़े बैठते बैठते हमने वो ड्यूटी पूरी की। जब ये चैलेंज आ जाए लाइफ में कि हाँ कौन करेगा, तो हम पहल करेंगे। नायक कौन होता है? नायक वो होता है जिसकी उपस्थिति ही नहीं, जिसका लगे कि ये आज अनुपस्थित है, तो लोग सोचे कि वो अगर यहां होता तो और अच्छा होता। डॉक्टर देवी सिंह अशोक अगर आज यहां अच्छे होते तो शायद भीड़ 3-4 गुनी होती। गलत तो नहीं कह रहा हूं, क्योंकि शायद आसपास के गांव के लोग मुझे इतना नहीं जानते जितना उनसे लगाव रखते हैं। मेरे बारे में अगर जानते भी है तो उन्हीं की तरफ से मेरा परिचय आपसे। तो वो नायक है इसलिए ये है, उसकी अनुपस्थिति में भी लगता है कि अगर वो होता तो ऐसा होता। पहल करना जानता है वो नायक, जानता है कि हाँ मुझे जिम्मेदारी लेनी है, और उससे जुड़ करके उसके गुरु उस पर गर्व करते हैं, उसके शिष्य उस पर गर्व करते हैं, उसके परिवार के लोग उस पर गर्व करते हैं, उसके गांव के लोग गर्व करते हैं, क्योंकि उसने
नायकत्व दिखाया है और वो अपनी जिम्मेदारी, अपनी हार की जिम्मेदारी दूसरों को नहीं देता, जीत की जिम्मेदारी को भी बांटता है। एक भावना होती है, टीम भावना। अब्राहम लिंकन के बारे में जानते हो? अब्राहम लिंकन का नाम सुना? कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे और दुनिया के 6 लोगों में जो महानतम लोग हैं, बुद्ध अशोक के साथ, उनका नाम भी 5 छठा आता है। इतने महान थे वो। अब्राहम लिंकन ने अपने सेनापति को बुलाया, जनरल को, और उसने एक पर्ची लिख के दी, युद्ध शुरू कर दो। और उससे कहा जनरल से कि अगर युद्ध हार जाओ तो कह देना कि अब्राहम लिंकन ने आदेश दिया था, और अगर जीत जाओ तो कहना कि राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दिया था, मैंने युद्ध खुद जीता है, मैं वार का हीरो हूं। तो हीरो अब्राहम लिंकन हुआ ना, उसने ये छूट दी अपने जनरल को कि तुम हीरो बन जाओ। वो ये नहीं सोचता, उसके अंदर टीम भावना होती है, वो लोगों के साथ काम करना जानता है, उसके अंदर सोचने की क्षमता होती है, उसके अंदर अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की, अपने आप को ठीक करने की, अनुशासित रखने की उसके अंदर क्षमता होती है। इस पर स्टडी हुई अमेरिका में बहुत जगह। उन अंधविश्वासों पर जब आप चर्चा करेंगे, मैंने एक आईएएस को देखा, वो बच्चों को भूतों की कहानियां सुना रहे थे। मैंने उनको कहा, होम सेक्रेटरी थे, हमारे पिताजी और चाचाजी के मामा लगते थे, मैंने उनको कहा इनको आईएएस बनने की तरकीब बताओ ना कुछ, आप आईएएस बन के इतनी बड़ी जगह बैठे हो, इन्हें भूतों की कहानियां सुना करके क्यों भ्रमित कर रहे हो? भूतों की कहानियों से प्रेरणा नहीं मिलती। प्रेरणा मिलेगी कि वो आदमी आईएएस कैसे बना, आईपीएस कैसे बना, बड़ा आदमी कैसे बना। बड़ा आदमी बनने के लिए अंधविश्वास छोड़ने होंगे। बच्चों, अंधविश्वास छोड़ोगे? अंधविश्वास छोड़ना। कोई भी कहे कि भूखे रहने से ये होगा, प्यासे रहने से ये होगा, नर बलि करने से ये होगा, कोई चमत्कार होने से हमारी तरक्की हो जाएगी। तरक्की आपकी अच्छाई से होगी, आपकी मेहनत से होगी, आपके त्याग से होगी, आपके समय का ध्यान रखने से, समय प्रबंधन से होगी। परिवार के अंदर भगवान बुद्ध ने कहा कि 25% पैसा जमा करो भविष्य के लिए, और ये इतनी बड़ी धनराशि है कि अगर मजदूर भी 25% पैसा जमा करे, तो अभी जगन्नाथ जी से बात हो रही थी कि मजदूर की, वो कर्नल भाई साहब भी थे, कि मजदूर की अगली पीढ़ी मजदूर नहीं करने बनेगी। अगर 25% पैसा जमा कर दिया, सब लोग किसान या मजदूर जिस भी स्थिति में है, अगर उनको आगे बढ़ना है तो अपने पैसे का 25% बच्चों के भविष्य के लिए बचाना होगा। अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी होगी। शिक्षा भी कैसी? शिक्षा ये नहीं कि कुछ भी पढ़ते रहो। ये सोचो कि अगर हमने विदेशों में जाके भाषण दिए तो काहे में दिए होंगे? बताओ बच्चों, कैसे में दिए होंगे? संस्कृत में दिए होंगे कि अंग्रेजी में दिए होंगे? अंग्रेजी में दिए होंगे ना। चलो, क्या नाम तुम्हारा? अंशु जान गई कि अंग्रेजी सीखी होगी, तो सब बच्चे कसम खाओ कि अंग्रेजी सीखेंगे। उंगली खड़ा करो। सब अंग्रेजी पढ़ोगे ना। शिक्षा जो अच्छी शिक्षा है वो अंग्रेजी के ऊपर आधारित है। शाबाश, उंगली नीचे करो। दुनिया के अंदर जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते, नहीं बोल पाते, नहीं समझते, नहीं लिख पाते, वो लोग 33% मरे हुए आदमी के समान है। ठीक है, 33%। दूसरा, जो लोग ड्राइविंग नहीं जानते, गाड़ी चलाना, 4 पहिया की, 2 पहिया की, वो लोग भी 33% मरे हुए आदमी के समान है। कितना परसेंट हो गया? जोड़ो। तीसरा, वो लोग जो इंटरनेट पर नहीं है, जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि बिल गेट्स तो कहते हैं कि वो आदमी मरा हुआ है जो इंटरनेट पे नहीं रहता, 100% ही मान लेते हैं, लेकिन हम फिर भी अपने देशवासियों को कहते हैं भाई 66% इन्हें थोड़ा सा रहने दो, रियायत दी जाए। तो अगला 33% और मर गए। कितना हो गया टोटल? तो 1% बचा ना, बस 1% बचा बस। तो
वो 1% बेकार चला गया। हमारे गरीबी के जो कारण हैं, उन कारणों में ऐसा नहीं है कि हमारे बाप ने क्योंकि पैसा कम छोड़ा था या हमारे पिताजी की तनख्वाह कम है इसलिए, ऐसा नहीं है। गरीबी के पीछे बहुत से कारण ढूंढे गए हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम हुए। अभी अभिजीत बनर्जी को और उनकी वाइफ को नोबेल पुरस्कार मिला, उन्होंने, और अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात पर बल दिया कि हमको समाज का विकास भी साथ साथ करना चाहिए आर्थिक विकास के साथ। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने परिवार का माहौल, अपने आस पड़ोस के लोगों का, अपने पे बैक टू सोसाइटी करने का, लोगों की मदद करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। अगर पढ़ाई लिखाई आपने इस हिसाब से नहीं की जिस हिसाब से वर्दी पहनकर अच्छा काम आसानी से करा सकते हैं। हमारी भाषा में, हमारे व्यवहार में, हमारे चरित्र में एक अनुशासन आता है और एक अथॉरिटी उत्पन्न होती है। और वर्दी सबको अच्छी लगती है बच्चों? पुलिस की वर्दी अच्छी लगती है? पुलिस की वर्दी बहुत खूबसूरत वर्दी होती है, ट्यूनिक सूट, जिसमें खाकी रंग के ऊपर ब्लू टाई पहनते हैं। और वो वर्दी हमारे फादर ने जब पहनी थी तो मुझे बड़ा गर्व हुआ। और उन्हीं दिनों पिक्चर आई थी प्रेम कहानी, राजेश खन्ना की और शशि कपूर की। शशि कपूर बहुत खूबसूरत तो वैसे ही था, उसने भी वो ट्यूनिक की वर्दी पहनी। तो हमें लगा कि ये इतने बड़े नायक हैं और वर्दी पहने में, तो मुझे भी वर्दी पहननी, मुझे भी पुलिस अफसर बनना है। और मैं आज आपके सामने पुलिस अधिकारी के रूप में हूं। तो हमारी सोच हमें आगे ले जाती है। हम प्रेरणा कहीं से भी ले सकते हैं। जिसको प्रेरणा लेनी है वो पहाड़ से प्रेरणा ले लेगा कि हमें पहाड़ की तरह ऊंचा होना चाहिए। जिसको प्रेरणा लेनी है वो खाई से ले लेगा कि हमें सावधान रहना चाहिए। जिसको प्रेरणा लेनी है पेड़ों से ले लेगा कि हमें स्थिर रहना चाहिए। पानी से ले लेगा कि हमको मुलायम रहना चाहिए। प्रेरणा लेने के लिए आपके चारों तरफ बहुत सी चीजें हैं। और जिसको प्रेरणा नहीं लेनी है, अभी एक हमारे यहाँ एक शेर घूम रहा था, वो कह रहा था मैं तो शेर हूं, आदमी बनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, मैं तो शेर हूं, ये मेरे बच्चे हैं। मैंने कहा भाई इंसान बनो, आदमी बनो। बच्चों, ये जो हम सोचते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा है कि तुम वो हो जो तुम अपने आप को बनाते हो या तुम सोचते हो अपने बारे में। और जिसने अपने बारे में सोच लिया कि मुझे इस रास्ते जाना है, वो विचार ही आपको दाएं बाएं ले जाएगा, आगे ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा। जिस समय भी सोच लिया, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा जब चार लोग मिलेंगे तो पांचवा विचार पैदा होगा। वही स्थिति बच्चों तुम्हारे जीवन के साथ है। लेकिन बच्चों के साथ उनके माँ बाप को भी ध्यान देना होगा। तरक्की आखिर किन लोगों की होती है? तरक्की उस परिवार की होगी जिस परिवार के अंदर माँ बाप झगड़ा कम करते हो। झगड़ा ना करते हो तो बहुत अच्छी बात। जिस परिवार के अंदर महिलाओं का सम्मान हो, जिस परिवार के अंदर माँ अपने बच्चों से पूछे कहां जा रहे हो, कहां नहीं जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कब आओगे, कब जाओगे, इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि एक अनुशासन है जो घर से चलता। दादा पूछ सकते हैं, दादी पूछ सकती है, वो सवाल दो। ये जिम्मेदारी का एहसास आज ही नहीं है। ये जब आप कलेक्टर, कप्तान, जज कुछ भी हो जाएंगे, कोई ना कोई आपके ऊपर रहेगा। प्रधानमंत्री के ऊपर भी राष्ट्रपति रहेगा, राष्ट्रपति का भी इम्पीचमेंट हो सकता है। तो हमारी जो जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी, वो हमेशा रहती है। तो आपके परिवार को, आपके निर्माण के लिए पूरे परिवार का, पूरे गांव का, पूरे इलाके का उसको श्रेय जाता है। तो जो माँ बाप, जो लोग घर का माहौल ऐसा बनाते हैं कि उनके घर के बच्चे विकास कर सके, माहौल तब बनेगा जब आप अपने घर को झगड़े से, क्रोध से दूर रखें, नशे से दूर रखें, झूठ से दूर रखें,
जो पंचशील का पालन है जिन घरों के अंदर हुआ, या जितने बैठे हुए हैं मैं जानता हूं, अगर वो 4 भाई हैं, अगर उनमें चारों भाई ठीक जगह हैं तो पूरी तरह से पंचशील का पालन हो रहा है। और मान लीजिए 2 भाई हैं, एक भाई शराब पी रहा है, एक भाई झगड़ा कर रहा है, एक भाई गुस्सा कर रहा है, हो सकता है एक भाई बहुत ऊंचाई पे चला जाए, हो सकता है एक भाई पतन की ओर चला जाए। पूरी दुनिया के अंदर यह सिद्धांत है कि वो पंचशील का पालन जितना करोगे उतना आगे बढ़ोगे। दूसरी चीज, हम लोग जो सोचते हैं कि हमारी गरीबी हमें आगे बढ़ने नहीं देती। जो लोग गांव में पैदा हुए कहीं ना कहीं पहली या दूसरी पीढ़ी में गरीबी का सामना करते हैं। जितने बहुत ज्यादा अमीर हैं उनकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, उनके पास क्योंकि जानकारी नहीं है, उनके पास नॉलेज की गरीबी। आपकी गरीबी इस बात की सजा है कि आपने या तो पंचशील का पालन नहीं किया, या आपने अंधविश्वासों में अपना समय खराब किया, अपनी ऊर्जा खराब की, अपने संसाधन खराब किए, और